हम भले ही 21वीं शताब्दी की बात करते हैं, बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं होने की बात करते हैं, लेकिन आज भी पीरियड और प्रेगनेंसी को लेकर लड़कियां खुलकर बातें नहीं करती। खुद लड़कियां जरूरत पड़ने पर भी दोस्तों और परिवार से इस बारे में बात करने से संकोच करती हैं। नतीजा, वे इस दौरान अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियों से अनजान रहती हैं, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। दिल्ली के एनडीएमसी कॉलेज और हिंदू राव अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर और मशहूर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपाली गर्ग का कहना है कि पीरियड शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है। लड़कियों को इसे लेकर कोई कॉम्प्लेक्स पालने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर खुश और कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है। वहीं डॉक्टर दीपाली प्रेगनेंसी को किसी भी महिला के जीवन का सबसे सुखद एहसास बताती हैं। उनका कहना है कि इस दौरान महिलाओं को अपना खास ख्याल करना होता है। उन्हें अपने खान पान से लेकर हर छोटी छोटी बातों का खास ध्यान रखना होता है, जो एक आम महिला की दिनचर्या से बिल्कुल अलग होता है। मसलन उन्हें बाथरूम के इस्तेमाल से लेकर कपड़े पहनने तक का ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर दीपाली का कहना है कि महिलाएं अपने जीवन के सबसे सुखद एहसास प्रेगनेंसी के दौरान छोटी छोटी बातें अपनाकर इस पल को और भी खूबसूरत बना सकती हैं। रेड नेटवर्क की टीम महिलाओं और लड़कियों में होने वाली बीमारियों को लेकर उनसे बात करने पहुंची दिल्ली के एनडीएमसी कॉलेज और हिंदू राव मेडिकल अस्पताल। मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपाली ने इस बातचीत के दौरान पीरियड, प्रेगनेंसी और सेक्स को लेकर होने वाली समस्याओं पर विस्तार से बातचीत की। साथ ही लड़कियों और महिलाओं को स्वस्थ और कॉन्फिडेंट रहने के कई टिप्स भी दिए। तो आइए देखते हैं दृष्टि के साथ इस बातचीत का पूरा अंश। महिलाओं को होने वाली समस्या पे बात करते हैं हम डॉक्टर दीपाली गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रैड नेटवर्क में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक बीमारियां होती हैं, और अगर ऐसा है तो इसकी क्या वजह है? इसकी 2-3 वजह हैं। एक तो भारत में महिलाओं का परिवार में स्तर पुरुषों से नीचे होना, और एक उनका इसकी वजह से उनका अक्सर वे महिलाएं अधिकतर कुपोषण की शिकार होती हैं, और अक्सर कभी उनको बीमार पड़ने पर अधिकतर उनको उपचार के लिए कोई वरीयता नहीं दी जाती है। और इसके अलावा महिलाओं में होने वाला हर महीने का मासिक धर्म उनमें खून की कमी पैदा करता है। साथ ही साथ जब वे गर्भवती होती हैं और बच्चों को जन्म देती हैं, उस समय उनके शरीर में अनेक प्रकार की कमियां आ जाती हैं या कुछ दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण वो अक्सर ज़िंदगी में बीमार रहती हैं। तो इस वजह से यही कारण है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिकतर बीमार रहती हैं, या उनका स्वास्थ्य पुरुषों की तुलना में बेहतर नहीं होता है। जी डॉक्टर, अनियमित पीरियड्स महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, और इससे बचने के क्या उपाय हैं? अनियमित पीरियड महिलाओं के शरीर को और दिनचर्या को दोनों को ही बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर पीरियड नियमित रूप से न आए तो ये शरीर में होने वाली अनेक प्रकार के दोषों को, अनेक प्रकार की बीमारियों को दर्शाता है। क्योंकि अगर पीरियड समय से पहले आ जाए, जल्दी जल्दी आए, बार बार आए, ज़्यादा आए या ना आए, इसका मतलब है कि शरीर में कुछ न कुछ अंदरूनी कमी है, जिसका कि सुधार होना, निवारण होना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये महिलाओं की दिनचर्या और स्वास्थ्य दोनों को ही विपरीत रूप से प्रभावित करता है। अगर महिलाओं को पीरियड जल्दी जल्दी आते हैं, तब उनके शरीर में अक्सर खून की कमी हो जाती है। साथ ही साथ ये शरीर में हार्मोन की परेशानी को दर्शाता है कि महिला के शरीर में कहीं ना कहीं हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर उसकी अंडेदानी या बच्चेदानी में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है, जिसकी वजह से उसको पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं। जैसे कि कुछ बड़ी उम्र की महिलाओं को अगर जल्दी जल्दी पीरियड्स आते हैं तो उनमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, या फिर उनमें अंडेदानी की कुछ परेशानी, अंडेदानी की कुछ कैंसर, उनके कुछ ट्यूमर्स होने की संभावना हो सकती है। तो कभी भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और जैसे ही अगर किसी महिला को पीरियड अनियमित होता है तो उसे
एक बार स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से जाकर के सलाह व परामर्श ज़रूर करना चाहिए, और जो भी वह इसके लिए कुछ उपाय बताती हैं या कुछ भी उसके लिए वो जांचें बताती हैं तो वो जांच अवश्य करानी चाहिए, और इसका बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल गंभीरता से इसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि पीरियड की अनियमितता बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है, इसको बहुत ध्यान से इसके ऊपर चलना चाहिए। स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल्स और कामकाजी महिलाओं को पीरियड से संबंधित क्या सलाह देना चाहेंगे? जितनी भी स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या महिलाएं जो अक्सर काम के लिए बाहर जाती हैं, मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी कि पीरियड एक बिल्कुल ही स्वाभाविक प्रक्रिया है शरीर की, इससे वे घबराएं नहीं, इससे परेशान ना हो। पीरियड नियमित रूप से आता है, सभी को आता है, इसमें कोई शर्माने की या कोई झिझकने की बात नहीं है। अगर उन्हें पीरियड से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो वे विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें, ज़रूर सलाह लें, और अपने घर में बड़ों से ज़रूर बात करें। अगर उन्हें पीरियड्स जब भी शुरू होते हैं तो इसमें संकोच की बात नहीं है। अगर वे अपने कॉलेज में जाते हैं, अगर वो किसी भी काम से बाहर जाते हैं, तो अगर किसी भी समय पीरियड आते हैं तो उन्हें परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए वो हमेशा ध्यान रखें, एक तो अपना साइकिल्स का जो अपना डेट हमेशा नोट करके रखें, ताकि उन्हें पता रहे कि उनको पीरियड्स किस समय आने हैं। तो वह अपने एक टेंटेटिव कि उनको पता रहे कि इस समय उनको पीरियड आ सकता है, तो उसके लिए फिर तैयारी से रहें। दूसरा, वो कोई भी सैनिटरी नैपकिन या टैम्पून्स जो कुछ भी इस्तेमाल करती हैं वो हमेशा अपना एक एक्स्ट्रा पैक अपने साथ कैरी करें। साथ में एक एक्स्ट्रा कुछ भी लोअर का जो है अपना इंतज़ाम रखें कि किसी वजह से अगर उनको अचानक से पीरियड शुरू हो जाए, उस समय उनके कपड़े ख़राब हो जाए, तो वे बहुत ही संकोच और परेशानी का महसूस करते हैं। तो इसके लिए एक्स्ट्रा पेयर क्लोथ्स को हमेशा अपने साथ में कैरी करें, स्पेशली उन खास दिनों में जबकि वो इस चीज़ के लिए सोच रही हैं कि उनको पीरियड्स आ सकते हैं। इसके अलावा उनको अगर पीरियड के दौरान असुविधा महसूस होती है तो वो बेझिझक पेन किलर का इस्तेमाल डॉक्टर से पूछ करके कर सकती हैं, और पेन किलर अपने साथ में रखें, ताकि जब भी पीरियड्स शुरू हो, उन्हें दर्द महसूस हो तो वे शुरू में ही ले सकें, ताकि उनको बाद में दिक्कत नहीं आए। और साथ में अगर वो पैंटी लाइनर का इस्तेमाल उन दिनों में जबकि वे सोचती हैं कि उनको पीरियड आ सकता है, उस दौरान अगर पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अचानक से किसी भी समय रक्तस्राव शुरू होने पर पैंटी लाइनर उन्हें किसी भी अनचाही परिस्थितियों से बचा सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर वो 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करें, ध्यान रखें, थोड़ा सा इस चीज़ के लिए सजग रहें कि पीरियड कब आने हैं, पीरियड में पेन किलर वो पहले से ले लें, पैंटी लाइनर वो पहले से लगा लें, तो उनको ऐसी कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी उनको कुछ परेशानी महसूस देती है तो अपनी क्लास टीचर, अपनी सहेलियों को, अपने सीनियर्स को इस बारे में बेझिझक बताएं और उनकी सलाह लें, क्योंकि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर जगह पर ऐसे सैनिटरी नैपकिन्स का, पेन किलर्स का हमेशा से इंतज़ाम रहता है, जिसमें कि अगर उनके पास उपलब्ध नहीं है तो वे उन लोगों की मदद लेकर के तुरंत इन चीज़ों को प्राप्त कर सकती हैं और टेंशन फ्री हो सकती है। तो उन्हें कभी भी झिझकना नहीं चाहिए कि उनको पीरियड्स हो गए, वो कैसे छुपाएं, कैसे बताएं लोगों को। तो इस चीज़ में झिझकना नहीं है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक और नेचुरल प्रक्रिया है। इसको लेकर के वो अपने मन में कुंठा ना पालें और बिल्कुल भी अपने आत्मविश्वास को कम ना होने। ओव्यूलेशन पीरियड क्या है, आप इसके बारे में हमें डिटेल से बताएं। ओव्यूलेशन पीरियड हर महीने जब महिलाओं को महीना आता है तो उसमें महीना आने से 14 दिन पहले उनकी अंडेदानी से यानी कि ओवरी से अंडा निकलता है। तो जब अंडा निकलता है उस दौरान अगर वो महिला बच्चा पैदा करना चाहती हैं, बच्चा पैदा करने में इच्छुक हैं, तो उस दौरान प्रयास करने से बच्चा ठहरने की संभावना ज़्यादा होती है। या फिर जो महिलाएं बच्चा नहीं चाहती हैं और गर्भनिरोधक का कोई और तरीका भी इस्तेमाल नहीं करती हैं, वो अगर ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में अच्छे से जानती होंगी तो वह उस दौरान में प्रोटेक्शन इस्तेमाल करके बच सकती हैं, क्योंकि वही पीरियड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जबकि महिलाओं को प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अगर वो ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में अच्छे से जानती हैं कि ओव्यूलेशन पीरियड कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, कब बच्चा ठहरने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, तो वो अपनी मर्ज़ी से बच्चा ना चाहें तब वो उसमें प्रोटेक्शन यूज़ कर सकती हैं, और अगर बच्चा चाहती हैं तो उसी दौरान वो सबसे ज़्यादा बच्चा ठहरने की संभावना होती है। यानी कि महीना शुरू होने के 14 दिन पहले, यानी वो जो महीना शुरू होने के बाद 1 हफ्ता और महीना जब दोबारा से आने वाला होता है तब 1 हफ्ता, ये 2 हफ्ते में बच्चे ठहरने की संभावनाएं सबसे कम होती हैं, जबकि महीना आने से 14 दिन पहले
जो 2 हफ्ते का समय होता है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर, प्रेगनेंसी की सही उम्र क्या है और किस उम्र के बाद प्रेगनेंसी खतरनाक हो सकती है? प्रेगनेंसी की सही उम्र पूछी जाए तो 20s के दौरान ही होती है, जबकि महिलाओं को 20 से 30 साल या यूँ कहें कि 35 साल के बीच में अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि 20 साल से पहले उनका खुद का शरीर बढ़ रहा होता है, वो एडोलेसेंट होती हैं, उनकी बोन की ग्रोथ हो रही होती है और उनके बॉडी का विकास भी, शरीर का विकास भी ठीक तरीके से नहीं हुआ होता है। तो उस समय बच्चा पैदा करना, उनके शरीर पे अलग से बोझ डालना है, इससे उनकी खुद की ग्रोथ अवरुद्ध होती है और साथ में ही प्रेगनेंसी उनके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। तो टीनेज प्रेगनेंसी इज़ वेरी हार्मफुल, सो वन शुड अवॉइड टीनेज प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो वन शुड अवॉइड प्रेगनेंसी इन द ओल्डर एज। लाइक अगर कोई मरीज़ 35 साल से ऊपर है तो उसे प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहिए, यानी कोशिश करनी चाहिए कि प्रेगनेंसी 20 से 35 साल के बीच में ही हो, क्योंकि 35 साल के बाद में उसमें खुद से और परेशानियां, मेडिकल डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और साथ ही बड़ी उम्र में, बढ़ती उम्र के साथ में बच्चों में, पैदा होने वाले बच्चों में क्रोमोसोमल अनामली या जन्मजात विकलांगता, जन्मजात कमियां आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर, कुछ में जैसा कि देखा गया है, कुछ महिलाएं बहुत आसानी से बन जाती हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है कंसीव करने में, तो इसका क्या रीज़न होता है? देखिए, अगर कोई महिला माँ नहीं बन पा रही है तो इसके कारण दोनों में हो सकता है पति में कुछ प्रॉब्लम हो, या हो सकता है पत्नी में कुछ प्रॉब्लम हो, या हो सकता है दोनों में थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ना हो पा रहा हो, या हो सकता है कि दोनों में से किसी में भी प्रॉब्लम हो लेकिन वह बच्चा पैदा करने के बारे में ठीक प्रकार से नहीं जानती कि उन्हें किस दौरान बच्चा पैदा करने के लिए ट्राई करना चाहिए, कब उन्हें गर्भवती होने की सबसे ज़्यादा जो है ट्राई करना चाहिए। मतलब कुछ लोगों को ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में नहीं पता होता है, या फिर वो जो गर्भनिरोधक के तरीके इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको उनके बारे में ठीक से नहीं पता होता है। तो अगर कोई महिला किसी वजह से माँ नहीं बन पा रही, अगर वो लगातार 1 साल तक बिना कोई हस्बैंड से कोई प्रोटेक्शन भी यूज़ नहीं कर रही है, वो गर्भनिरोधक का कोई तरीका भी इस्तेमाल नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी माँ नहीं बन पा रही है, तो एक बार जाकर के पति और पत्नी दोनों को ही विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और जो भी संबंधित जाँचें हों वो करवानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है महिलाओं में कुछ हार्मोन्स की प्रॉब्लम या अंडा ना बन पाना इसकी दिक्कत का कारण हो, या हो सकता है कि महिलाओं के यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो, यूट्रस में दिक्कत हो, तो वह सब अगर विशेषज्ञ से मिले, या हो सकता है कि हस्बैंड के जो सीमेन होता है उसमें कुछ कमी हो, तो अगर वो समय से इलाज कराएं, मिलें, इसके बारे में जांचें कराएं तो इन सब का निदान पूर्णतः संभव है। अगर फिर भी किसी वजह से कोई शरीर में दिक्कत ऐसी है जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पा रही है, वो गर्भवती नहीं हो पा रही है, तो आजकल आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स आ गई हैं जिसकी वजह से महिलाएं जो है इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके गर्भवती हो सकती हैं। डॉक्टर, अगर प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही है तो दंपति को सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहले तो उनको पता होना चाहिए कि किस दौरान उनको सेक्स करने से बच्चा ठहरने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, तो उन्हें पहले उसके बारे में ठीक से पता होना चाहिए। साथ में ही उन्हें शुरुआत से ही विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए, ताकि इस मामले में अगर कुछ भी कमी है, कहीं भी कुछ परेशानी है, तो शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए, ताकि उसका इलाज शुरुआत में ही हो जाए। तो यानी फर्स्ट टाइम उनको जाकर के एक काउंसलिंग तो ज़रूर कर लेनी चाहिए। अगर उनको शादी के 1 साल बाद भी लगातार संपर्क में रहने पर भी अगर उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो एक बार उनको जाकर के विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। ये प्रेगनेंसी एक महिला के लिए जटिल कब बन जाती है? अगर महिला में कुछ भी ऐसी मेडिकल डिसऑर्डर है या कोई सर्जिकल डिसऑर्डर है जो उसको प्रेगनेंसी से पहले है, तब उसमें प्रेगनेंसी में वो डिसऑर्डर अक्सर बिगड़ जाता है, तो प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाती है। या फिर इटसेल्फ उसकी प्रेगनेंसी में ही ऐसी कोई बात है जैसे कि बच्चा ज़्यादा वज़न का है, या बच्चा कमज़ोर है, या जो प्लेसेंटा है वो बच्चेदानी में नीचे की तरफ आरोपित हुआ है, यानी कि उसको ब्लीडिंग की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसी कोई भी परेशानी हो, या तो गर्भ में पल रहे शिशु की
विकास ठीक प्रकार से ना हो पा रहा हो, या पानी ज़्यादा हो, बच्चे की ज़्यादा तरफ पानी ज़्यादा हो या पानी कम हो, यानी प्रेगनेंसी से संबंधित कोई भी परेशानी हो, या महिला में खुद से कोई परेशानी हो, या फिर प्रेगनेंसी वाली अवस्थाएं जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जैसी कोई भी परेशानी अगर महिला में है तो उसकी प्रेगनेंसी जटिल यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती है। तो ऐसी प्रेगनेंसी महिलाओं को ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जाकर के चेकअप कराना होता है और लगातार जो है अपने प्रसूति रोग विशेषज्ञ के संपर्क में रहना होता है और ज़्यादा ध्यान से इन चीज़ों में चलना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी किसी भी हद तक ही जटिल हो सकती हैं और इसमें महिला की या शिशु की जान जा सकती है। और डॉक्टर ये फैंटम प्रेगनेंसी क्या है? फैंटम प्रेगनेंसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। पेशेंट जब बहुत लंबे समय तक कंसीव नहीं कर पाता है, किसी भी वजह से अगर वो कंसीव नहीं कर पाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़बरदस्त डिज़ायर है बच्चा पैदा करने की, तो उसमें अक्सर साइकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से स्वतः ही उसका पीरियड आना बंद हो जाता है, मरीज़ का पेट फूलना शुरू हो जाता है और महिला कुछ ऐसे जैसे प्रेगनेंसी वाले सिम्टम फील करती है, जैसे कि सुबह के समय उल्टी आना, जी मचलाना, पेट में बच्चे की हरकतें महसूस करना। तो ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे मिमिक करती हैं, पेशेंट भी मिमिक करते हैं। कभी कभी ऐसे पेशेंट में लेबर पेन्स जैसे भी पेन्स देखे गए हैं, लेबर पेन्स जैसे पेन्स, मतलब एक्चुअल लेबर पेन्स नहीं होते लेकिन वो पेट में दर्द इस तरह से महसूस करते हैं जैसे उसको लेबर पेन्स आए हों। तो फैंटम प्रेगनेंसी में ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे कि कभी कभी पेशेंट भी कंफ्यूज हो जाता है और डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी, बट एक्चुअली प्रेगनेंसी होती नहीं है। बॉडी में दूसरे चेंजेस होते हैं जो मिमिक करते हैं प्रेगनेंसी की तरह से, सिम्टम्स और साइंस, बट देयर इज एक्चुअली नो प्रेगनेंसी। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद बच्चा प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता है, इसका क्या रीज़न है? इसके 2-3 मुख्य कारण हैं। सबसे मुख्य कारण तो क्रोमोसोमल अनॉमली है, यानी कि अंडे में पहले से ही शुरू में क्रोमोसोम में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा जो है ठीक से बढ़ नहीं पाता। ज़्यादातर महिलाओं में यही होता है और ज़्यादातर लोगों में अबॉर्शन शुरुआत में ही हो जाते हैं, यानी कि बच्चा बढ़ने से पहले या अल्ट्रासाउंड में बच्चा आने से पहले ही ऐसे अबॉर्शन हो जाया करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चेदानी के संक्रमण या इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जैसे टॉर्च इन्फेक्शन, जिनकी वजह से जो है अर्ली प्रेगनेंसी वाले मरीज़ को कोई भी इन्फेक्शन हो जाए या हाई ग्रेड फीवर हो जाए तो उसमें अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर कुछ महिलाएं हैबिचुअल अबॉर्शन कुछ महिलाओं में जैसे कि बच्चेदानी ठीक से नहीं बनी है, बच्चेदानी में जो बच्चेदानी का मुंह है वो ज़्यादा खुला हुआ है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अंदर ठहर नहीं पाती है, या कोई अंदर रसौली है या कोई सेप्टम है जिसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी वहाँ पे इम्प्लांट हो तो उसमें लेटर ऑन अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी महिलाओं में अबॉर्शन ज़्यादा होता है। तो मतलब यही 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से अबॉर्शन ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर, क्या मोटी महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी आसान नहीं होती है? हाँ, अक्सर मोटी महिलाओं के लिए जो प्रेगनेंसी अक्सर जटिल हो जाया करती है। एक तो पहले उन महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आती है, अक्सर उनके हार्मोन्स में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जिसकी वजह से उनका प्रॉपर ओव्यूलेशन परफेक्ट नहीं होता। तो यूजुअली उनके पीरियड्स मोटापे की वजह से जो है पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, तो अक्सर पीरियड भी टाइम पर नहीं आते हैं या फिर उनमें ओव्यूलेशन नहीं होता। तो ऐसी महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में ज़्यादा दिक्कत आती है और अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाए तो उनमें अबॉर्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ अगर अबॉर्शन नहीं होगा तो ऐसी महिलाओं में अक्सर जो बच्चों में जन्मजात कमियों की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा क्योंकि ऐसी महिलाओं में प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के कारण चांसेस या फिर बीपी हाई होने के चांसेस, जिसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो ये तो समस्याएं मोटी महिलाओं में, जिन महिलाओं का BMI 30 से ज़्यादा होता है, यानी कि 25 से लेकर के 30 तक तो हमारा BMI ठीक है, लेकिन अगर 30 से ऊपर किसी महिला का बॉडी मास इंडेक्स है तो इसका मतलब उसमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। तो ओबेसिटी वाली महिलाओं में प्रेगनेंसी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन इन महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। दूसरा, जो मोटी महिलाएं होती हैं उनमें अक्सर बच्चे का वज़न भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी महिलाओं में जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, जब उनको डिलीवरी के दौरान में बच्चे का वज़न ज़्यादा होने की वजह से उन्हें
इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की ज़्यादा संभावना होगी, मतलब उनको बच्चे की डिलीवरी कराते वक्त औज़ार लगाने पड़ सकते हैं और ऐसे में बच्चे को भी और माँ को भी ज़्यादा परेशानी होती है और ज़्यादा चोटें लग सकती हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। और इसके साथ ही साथ अगर ऐसी महिलाओं को ऑपरेशन द्वारा बच्चा यानी कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन से अगर बच्चा होता है तो ऐसे महिलाओं में अक्सर ऑपरेशन करने में भी दिक्कत आती है और अगर ऑपरेशन हो भी जाए तो अक्सर ऑपरेशन के बाद जो सिजेरियन स्कार है उसको भरने में दिक्कत आती है, क्योंकि अक्सर वहाँ से डिस्चार्ज ज़्यादा आया करता है। तो अक्सर ऐसी महिलाओं के जो है वूंड गेप बहुत हो जाते हैं और वूंड में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी के बाद सेक्स संबंध को लेके बहुत तरह के विरोधाभास हैं, तो आप इस बारे में दर्शकों को थोड़ा डिटेल्स में बताएं। प्रेगनेंसी में वैसे तो पहले कहा जाता था कि महिलाओं को सेक्स नहीं करना चाहिए। पहले ये था कि प्रेगनेंसी में सेक्स सेफ नहीं है, लेकिन आजकल के रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि प्रेगनेंसी इज नॉट एन कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर सेक्स। तो अगर दंपति सेक्स करना चाहें तो उसमें डिटेल में नेट पे इसमें अवेलेबल है लिटरेचर कि उन्हें किन पोजीशंस में सेक्स करना चाहिए, और मतलब उनको कोशिश करनी चाहिए अगर एडवांस प्रेगनेंसी है तो सेक्स करते वक्त उनका जो है बोझ जो है बच्चे के ऊपर ना आए, यानी उनका जो पोजीशंस ऐसे लेने चाहिए कि बेली के ऊपर जो है प्रेशर नहीं लगे। तो उन्हें ऐसी पोजीशंस लेनी चाहिए कि जिसमें डिस्कम्फर्ट ना हो, क्योंकि यूजुअली एडवांस प्रेगनेंसी में महिलाओं को लंबर लॉर्डोसिस डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें अक्सर बैकएक रहा करता है। तो पोजीशंस कंफर्टेबल होनी चाहिए कि महिलाओं को बैकएक ना हो। दूसरा, इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो कुछ इस दौरान कॉन्डोम वगैरह का इस्तेमाल करें, ताकि प्रेगनेंसी में पुरुषों द्वारा कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ महिलाओं में ट्रांसफ़र ना हो, जैसे कि HIV, ये दूसरे बहुत सारे प्रकार के STDs होते हैं जो कि अगर महिलाओं में अगर प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने के कारण अगर महिलाओं में STDs ट्रांसमिट होते हैं तो महिलाओं में प्रीटर्म लेबर पेन्स यानी कि समय से पहले लेबर पेन्स आ सकते हैं। और जिन महिलाओं में पहले कभी अबॉर्शंस हुए हों या प्रीटर्म लेबर पेन्स हुए हों तो उन महिलाओं को, अबॉर्शन वाली महिलाओं को शुरुआत में, प्रेगनेंसी की शुरुआत में सेक्स करने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि उनको अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा हैं और अबॉर्शन हो सकते हैं। और जिन महिलाओं को कभी पहले समय से पहले बच्चा होने के दर्द आए हों या कम समय का बच्चा हुआ हो, या जिनको अभी ऐसा नीचे की तरफ से डिस्चार्ज महसूस हो रहा हो, नीचे की तरफ डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा हो या हल्के हल्के पेन्स महसूस हो रहे हैं, तो उन महिलाओं को एडवांस प्रेगनेंसी में यानी कि 8वें और 9वें महीने में कोशिश करनी चाहिए कि वो सेक्स से परहेज़ करें, क्योंकि ऐसे में फिर प्रीटर्म लेबर पेन्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। प्रेगनेंसी का खाना से क्या संबंध है? एक प्रेग्नेंट वुमेन किस प्रकार का खाना खा सकते हैं? प्रेगनेंसी में खाने पीने का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा जान आपके अंदर आ गई है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका न्यूट्रिशन बिल्कुल ठीक हो। प्रेगनेंसी में बॉडी रिक्वायरमेंट्स कैलोरी की बढ़ जाती हैं, कैलोरी प्लस साथ ही साथ महिलाओं में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और तमाम तरह के वाइटामिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो लगभग फुल टर्म प्रेगनेंसी में यानी कि 90 महीने में महिलाओं को 300 किलो कैलोरीज या 550 किलो कैलोरीज मतलब अधिक ज़रूरत पड़ती है कि नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ की तुलना में। तो महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि उनका जो खाना पीना हो उसमें कैलोरीज भरपूर हों, उनमें प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स यानी तमाम तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं भरपूर मात्रा में, वरना प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें अनेक प्रकार के जैसे खून की कमी, एनीमिया, शरीर में दर्द और बच्चे में भी जन्मजात विकार, अगर वो शुरुआत में फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन नहीं लेती हैं, अपने भोजन में फॉलिक एसिड का भरपूर प्रयोग नहीं करती हैं, तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसमें कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी में फोड़ा बन जाता है या बच्चे का सर ठीक से विकसित नहीं हो पाता है, उसमें सर में फोड़ा बन जाता है, सर खुल जाता है पीछे से, तो ऐसी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो विटामिन B12 की फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। इसके अलावा अगर वो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, आयरन प्रॉपर मात्रा में नहीं लेती हैं तो इनवेरिएबली उनको ज़रूर ही प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी यानी एनीमिया का शिकार हो सकती हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी जटिल हो सकती है, प्रेगनेंसी में खून बहुत ज़्यादा जा सकता है।
मरीज को हार्ट फेल भी हो सकता है, तो उन्हें खून की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी। तो इसके लिए उन्हें शुरुआत से ही अपनी खुराक का ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ क्योंकि बच्चे की हड्डियों के विकास के लिए जितना भी कैल्शियम है वो माँ के थ्रू ही जाता है, अगर वो अपने खाने पीने में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में नहीं लेती हैं, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, पनीर वगैरह, वो अगर डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छी मात्रा में नहीं लेती हैं तो बल्कि संभवतः उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो ही जाएगी, जिसकी वजह से लेटर ऑन उनको जो है बैकएक वगैरह रहेंगे। तो महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि उनका जो खाना पीना हो वो बिल्कुल संतुलित हो और पोषण से भरपूर हो। क्या धूम्रपान और शराब का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के लिए हानिकारक होता है? धूम्रपान और अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों ही प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्रोहिबिटेड है। अगर कोई महिला धूम्रपान कर रही है या अल्कोहल लेती है वो, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि प्रेग्नेंट होने से पहले, कंसीव करने से पहले इन दोनों चीज़ों का परित्याग कर दें। अगर वो नहीं करती हैं तो जितना जल्द से जल्द उनको पता चलता है कि वो कंसीव कर गई है, तो जितना जल्द से जल्द हो सकता है वो ये चीज़ें छोड़ दें। अदरवाइज़ बच्चे में जन्मजात कमियां आना, होठ ठीक से नहीं बनना, तालू का कटा होना जिसे हम क्लैफ्ट पैलेट कहते हैं, आँखें छोटा छोटा बनना और दिमाग का ठीक से विकास न होना, तो ये सब चीज़ें जो महिलाएं अल्कोहल लेती हैं या जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं, उनमें बच्चों में जन्मजात विकार और बहुत गंभीर रूप के विकार इसमें होते हैं। तो ऐसी महिलाओं में अबॉर्शन भी जल्दी जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस इनमें अबॉर्शन के होते हैं। और अगर अबॉर्शन नहीं हो तो इनमें अक्सर जो है बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है, बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाता है, बच्चा कम वजन का होता है और अक्सर बच्चे के चारों तरफ पानी की कमी हो जाती है। और ऐसे में महिलाओं को या तो बच्चे के अधूरे विकास की वजह से समय से पहले डिलीवरी करानी पड़ती है, या इनमें स्वतः ही समय से पहले कम टाइम के बच्चे में ही बच्चा होने के दर्द आने लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की जान पे खतरा हो जाता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा कम समय का पैदा होता है तो वो अक्सर जीवन जीने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होता, उसके फेफड़ों का विकास ठीक से नहीं हुआ होता। तो जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं, चाहे वो किसी अंदरूनी कारण की वजह से पहले पैदा कराने पड़े या फिर स्वतः ही पैदा हो जाएं, तो उनको नर्सरी केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है और ऐसे बच्चों में मृत्यु दर भी अधिक होती है। तो ऐसी महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि कोशिश तो यही होनी चाहिए कि कोई भी जो महिला है जो कि प्रेगनेंसी चाहती है, वो धूम्रपान और स्मोकिंग को काफ़ी पहले से ही छोड़ दे और उसके बाद में अपने पूरे बॉडी टेस्ट कराए और उसके बाद ही प्रेग्नेंट हो। लेकिन अगर उनको पता नहीं चलता और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो एज सून एज पॉसिबल उनको छोड़ देना चाहिए। और अगर वो कुछ कारण ऐसा है कि वो नहीं छोड़ पा रही है तो एटलीस्ट वो जितना उसको कम कर सकती है उनको कर तो देना ही चाहिए। डॉक्टर, जनरली लोगों का कहना है कि प्रेगनेंसी से पहले जो प्रेग्नेंट होना चाहती है उन्हें माइंड मेकअप कर लेना चाहिए। तो कैसे वो लेडीज़ अपना माइंड मेकअप कर सकती हैं प्रेग्नेंट होने से पहले? अगर कोई भी महिला गर्भवती होना चाहती है तो अगर वो चीज़ें प्री प्लान करें तो ज़्यादा बेटर होता है। अब्रप्ट और सडन चीज़ें तो हमेशा ही प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो अगर कोई महिला गर्भवती होना चाहती है, उसकी अभी वो रिसेंटली प्लान कर रही है, तो बेस्ट है कि वो सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर के मिले। पहले वो अपने फुल बॉडी चेकअप कराएं कि उनका जो शरीर है वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार है भी कि नहीं है, कोई शरीर में किसी प्रकार की कमी या कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है जिसका ट्रीटमेंट पहले से किया जाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए उन महिलाओं में कुछ ऐसी बीमारी है जिनको उन्हें अभी पता नहीं है, तो अगर वो पहले से जाकर कोई प्रेगनेंसी प्लान करेंगी और अपना चेकअप शुरू से करा लेंगी, जैसे कि शरीर में एनीमिया होना, खून की कमी या हड्डियों में कमज़ोरी है उनको, या कोई भी और किसी दूसरे ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि उनको कोई ब्लड प्रेशर है या उनको कोई डायबिटीज़ है या उनको कोई थायराइड डिसऑर्डर, लाइक जैसे हमारे यहाँ जो है ग्वाइटर बहुत कॉमन है। अगर मरीज में ग्वाइटर है और वो उसको कंट्रोल पहले से नहीं कराती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो प्रेगनेंसी के बाद में फिर उस चीज़ को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आती है। तो बेटर है कि वो कंसीव करने से पहले अपनी सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर लें, सारी चीज़ें ठीक हों और उसके बाद प्लान करके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके ही वो प्लान करें कि उनको कब उनका बॉडी ऑप्टिमाइज हो गया है और प्रेगनेंसी के लिए उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब वो कंसीव करने के लिए तैयार है। हमें कंसीव करने से पहले ही अपनी सारी चीज़ों ठीक कर लेनी चाहिए जहाँ तक हो सके।
अदरवाइज उनको काबू में तो कर ही लेना चाहिए। और डॉक्टर, जो महिलाएं पहली बार मां बनने की तैयारी कर रही हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी? अगर कोई महिला गर्भवती हो गई है और वो अपने डिलीवरी के लिए वेट कर रही है तो मैं उसे कुछ ही चीज़ें बोलूँगी, जैसे कि वो हमेशा शुरुआत से ही जैसे ही उनको अपनी प्रेगनेंसी पता चलती है वो तुरंत अपना विशेषज्ञ से जाकर के मिले, और वो जब भी वो जो भी टेस्ट उनको बताती हैं वो उन सभी टेस्ट को रूटीनली करवाएं और जाकर के मिलें, नियमित रूप से अपना चेकअप कराएं, अपने खाने पीने का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखें, जो डाइट उनको बताई जाती है उस डाइट को फॉलो करें, दिन में 2 घंटा और रात में 8 घंटा ज़रूर साउंड स्लीप लें, कपड़े जो पहने वो कॉटन के हों, ढीले ढाले हों, बहुत टाइट कपड़े ना पहने, बहुत अनकंफर्टेबल कपड़े नहीं पहने, और कोशिश करें जो थोड़ा हील्स का प्रयोग थोड़ा कम करें ताकि बैलेंस नहीं बिगड़े, क्योंकि अगर बैलेंस बिगड़ता है, महिला गिरती है तो उसकी जो प्रेगनेंसी है वो प्रभावित होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान कपड़ों और जूतों का सही तरीके से चयन करना चाहिए, और स्पेशली जब महिलाएं टॉयलेट यूज़ करती हैं तो टॉयलेट में बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर गीले में जाती हैं तो थोड़ा बैलेंस बिगड़ने का, पैर फिसलने का खतरा ज़्यादा होता है। तो बाथरूम में थोड़ा सा ये चीज़ों को ध्यान में रखें कि फिसले नहीं, और अपना शरीर का ख्याल रखें, और नियमित रूप से जो भी आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड्स जो उनको बताया जाता है, जो भी सप्लीमेंटेशन, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन को बताया जाता है वो उसको ज़रूर लें, और अपने विशेषज्ञ से नियमित रूप से मिलती रहें, और वो जो भी जांचें बोलती हैं उन्हें कराती रहें। क्या एक प्रेग्नेंट महिला में दूसरी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है? और अगर ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका खतरा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के बाद? प्रेगनेंसी में क्योंकि महिला का शरीर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, तो अगर उसके शरीर में पहले से कोई बीमारी है तो वह विकराल रूप धारण कर लेती है प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के दौरान। जैसे कि अगर किसी महिला में कोई थोड़ी बहुत भी हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो हार्ट की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में हार्ट फेलियर तक जा सकती है, पेशेंट की डेथ तक भी हो सकती है। अगर उसको पहले से ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वह ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो सकता है। डिलीवरी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए आप बहुत सब तरह की दवाइयाँ नहीं ले सकती हैं, तो हो सकता है पहले से जो आप दवाइयाँ ले रही हैं उन दवाइयों में डोजेस में चेंज करना पड़े, हो सकता है वह दवाइयाँ ही बदलनी पड़े, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर प्रकार की ब्लड प्रेशर की दवाई आप नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होने की संभावना भी इनमें ज़्यादा हो जाती है, और साथ ही साथ एक कंडीशन है जिसे कहते हैं कि एक्लेम्पशिया, यानी झटके पड़ना और दौरे आना। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले से बढ़ा हुआ है तो ये दोनों चीज़ों की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर महिला को पहले से डायबिटीज़ है तो प्रेगनेंसी उसके लिए बहुत जटिल हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का कंट्रोल बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रेगनेंसी महिला की डायबिटीज़ का कंट्रोल ख़राब करती है, और डायबिटीज़ जो है महिला के ऊपर जो बच्चे होने वाले बच्चे के ऊपर विपरीत प्रभाव डालती है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रॉब्लम करती हैं। प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज़ बिगड़ती है और डायबिटीज़ की वजह से प्रेगनेंसी बिगड़ती है। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर महिला में पहले से कोई बीमारी है तो प्रेगनेंसी के दौरान और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। हाँ, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट को भी प्रॉब्लम आती है, तो उससे साथ में फिजिशियन और दूसरी स्पेशलिटीज़ को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि फिर ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाती है उस मरीज़ में। क्योंकि अगर मरीज़ में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी में तो डेफिनेटली उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल्स को आप पीरियड से रिलेटेड कोई 5 टिप्स दें जिससे कि वो उन दिनों में भी आम दिनों जैसा कंफर्टेबल फील करें। स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल्स को मैं टिप्स देना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा सैनिटरी नैपकिन कैरी करें। वो पैंटी लाइनर का उन दिनों में पैंटी लाइनर का इस्तेमाल ज़रूर करें। उनको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने सीनियर्स को, अपने टीचर्स को इस बारे में ज़रूर बताएं, उनसे छुपाएं नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर उनको आती है तो घर में अपनी जो भी बड़े हैं, सिस्टर हैं, मदर हैं, या कोई भी बड़े हैं, या स्कूल में दीदी हैं, अपने क्लासमेट्स हैं, उनको इस बारे में ज़रूर बताएं, उन्हें ज़रूर इन्वॉल्व करें, इससे छुपाएं नहीं। डॉक्टर, ये प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग क्या है, इसके बारे में आप हमें बताएं। क्यों ज़रूरी है? प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग जो है प्रेगनेंसी से पहले की काउंसलिंग है। इसमें
पेशेंट को यानी कि जो महिला गर्भवती होना चाहती है उसे और उसके पार्टनर को दोनों से को पहले से ही काउंसिल किया जाता है, उन्हें प्रेगनेंसी के लिए तैयार किया जाता है। साथ ही साथ उनकी जांचें की जाती हैं, देखा जाता है कि उन दोनों में कोई परिवार में या उन दोनों के अंदर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसे प्रेगनेंसी से पहले ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे कि उन दोनों में कोई परिवार में कोई आनुवंशिक बीमारी जो उनके होने वाले बच्चों को प्रभाव डाल सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो अक्सर उनमें जो है प्रेगनेंसी से पहले भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं उनके, और जब वो कंसीव कर जाते हैं तब उनके बच्चे में भी कुछ टेस्ट पहले से किए जाते हैं कि वो बीमारियाँ उनके बच्चों में तो ट्रांसमिट नहीं हो रही हैं। साथ ही साथ प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में महिलाओं को प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी तरीके की पहले से मेकअप करने के लिए जो है उनको सभी जानकारियाँ दी जाती हैं। डॉक्टर साहब, रैड नेटवर्क से जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया।